राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर। विषय इतिहास, द्वितीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र। मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास, आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हमारे अध्ययन का विषय है तुर्की आक्रमणों के समय भारत की पराजय के कारण। तुर्क कहीं अधिक अच्छे सैनिक थे। देश में राजनीतिक फूट, सैनिक संगठन में कमी, भारतीय जनता के द्वारा अपने नेताओं और सैनिकों का साथ नहीं देना, गजनी तथा गोरी की सहसा आक्रमण करने की नीति। तुर्क लोग धार्मिक एवं सैनिक उत्साह से अनुप्रमाणित थे। तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा सैनिक स्थिति का पूरा पता लगा लेना, भारतीय राजाओं की कमजोरियों का लाभ उठाना, हमारे राजाओं की मूर्खतापूर्ण गलतियाँ। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी और 12वीं शताब्दी के अंत में गोरी के हाथों भारत की पराजय के मुख्य कारण क्या थे, यह सदैव चर्चा का विषय रहा है। आज हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ आदि अंग्रेज इतिहासकारों का मत है कि भारतीयों की पराजय इसलिए हुई क्योंकि उनकी तुलना में तुर्की कई अधिक अच्छे सैनिक थे, क्योंकि वे शीत प्रदेश के निवासी थे, मांस खाते थे, युद्ध प्रिय थे। यह तर्क सत्य नहीं है। हमारे भारत देश का संपूर्ण इतिहास हमारे सैनिकों की श्रेष्ठता का साक्षी है। दासता और पतन के युग में भी भारतीय सैनिक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने सैनिक प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं। सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका, एशिया में गौरव और यश प्राप्त किया। अतः ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि हमारे पूर्वज जो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक स्वतंत्र थे, उनके राष्ट्रीय हितों के लिए युद्ध करते थे, वह सैनिक दृष्टि से इस पीढ़ी के लोगों से कम रहे होंगे। यह मत की समीक्षा करना अभी तक यही है कि शीत जलवायु के निवासी अन्य की अपेक्षा अच्छे अधिक सैनिक थे। वैज्ञानिक परीक्षण के सामने भी यह मत टिक नहीं सकता। अतः मैं पराजय के अन्य कारण ढूंढने होंगे। अन्य कारणों को हम दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं, एक सामान्य कारण और एक विशेष कारण। सामान्य कारणों में प्रमुख कारण है देश की राजनीतिक फूट पराजय का मुख्य कारण रही। प्रत्येक राजा को अकेले युद्ध करना पड़ता था। मानव केवल अपने और अपने राज्य के लिए लड़ रहा हो, संपूर्ण देश के लिए नहीं। घोर संकट के समय भी हमारे सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध न कर सके। इसलिए राजनीतिक एकता, उचित संगठन और योग्य नेतृत्व का अभाव हमारे देशवासियों की व्यवस्था और पराजय का मुख्य कारण था। सैनिक संगठन पुराने और पिछड़े सिद्धांतों पर आधारित था। न तो हमारी सेनाओं का संगठन ही उचित था और न ही उनके अस्त्र शस्त्र भी समय के अनुकूल थे। हमारे देशों में रणनीति का जो विकास हो चुका था, उसमें भी हमारे सेनापति परिचित नहीं थे। यह दोष हमारे इतिहास के प्रत्येक युग में देखने को मिलता है। जबकि दूसरे देश के सैनिक इस क्षेत्र में प्रगतिशील थे, भारतीय जहाँ के तहाँ रहे। इसलिए अस्त्र शस्त्रों, समर नीति दोनों दृष्टि से विदेशी हमसे कहीं अधिक जानते थे। युद्ध करना ही नहीं, वह वीर थे। युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों के उत्सर्ग से डरते थे, किंतु उनमें शत्रु की दुर्बलता का लाभ उठाने की योग्यता न थी। राजपूतों को अपनी तलवार चलाने की कला पर घमंड था। युद्ध को वे रणकौशल, वीरता के प्रदर्शन के लिए समझते थे। इसके विपरीत तुर्क लोग विजय के उद्देश्य से लड़ते थे। युद्ध के लिए सब कुछ उचित है के सिद्धांत का अनुसरण करते थे। भारतीय जनता ने अपने नेताओं और सैनिकों का साथ नहीं दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके प्रति उदासीन थी, किंतु उनकी धारणा युद्ध करना हमारा कर्तव्य नहीं। संभवतः उसका भी विश्वास था कि दिल्ली के सिंहासन पर कोई भी बैठे, हमारे भाग्य में परिवर्तन होने से रहा। यदि सैनिक के पीछे दूसरी रक्षा पंक्ति का काम करने को तैयार होती तो संभवतः
राजपूत राजा एक ही युद्ध पे सर्वस्व दांव न लगाकर बार बार प्रतिरोध करते रहते। महमूद गजनी और गोरी दोनों ने, विशेषकर गजनी ने, सहसा आक्रमण की नीति से काम लिया, जिससे हमारी जनता का मनोबल भंग हो गया और मनोबल टूट गया। विद्युत गति से वह हमारे सैनिकों तथा सुंदर नगरों पर झपट पड़े। तलवार तथा अग्नि के द्वारा उन्होंने देश को उजाड़ दिया। इस नीति का बार बार प्रयोग किया। हमारी जनता भयभीत हो गई, गजनी की सेनाओं को अजय समझने लगी। इस प्रकार सैनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उस युग में भारतीयों का मनोबल समाप्त हो गया। वह तुर्कों का साथ प्रतिरोध करना व्यर्थ समझने लगी। तुर्की लोग महान धार्मिक और सैनिक उत्साह से अनुप्रमाणित थे, जबकि संकट के समय भारतवासियों के मनोबल को दूर करने के लिए कोई उपयुक्त आदर्श न था। शारीरिक शक्ति, शस्त्र और शस्त्र से भी किसी सेना धार्मिक और सैनिक उत्साह से अनुप्रमाणित थी, जबकि संकट के समय भारतवासियों के मनोबल को दूर करने के लिए कोई उपयुक्त आदर्श न था। शारीरिक शक्ति, अस्त्र शस्त्र से भी किसी सेना की साज सज्जा पूरी नहीं हो जाती। उत्साहवर्धक आदर्श उतना ही आवश्यक है जितनी सैनिक शिक्षा तथा अस्त्र शस्त्र। अतः भारतीयों के पराजय का यह भी कारण हो सकता है। तुर्क आक्रमणकारियों की शक्ति का पूरा पता लगा लेते थे, उसकी दुर्बलताओं का अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करते, परंतु हमारे राजाओं ने के सैनिक संगठन की कमजोरियों को कभी भी जानने का प्रयत्न नहीं किया। सुल्तानों का यह नियम था कि युद्ध से पहले सदैव रण क्षेत्र की जांच पड़ताल कर लेते और लड़ाई में भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखते। भारतीय नरेश सेना को सदैव दक्षिण, मध्य, पार्श्व में विभक्त करके शत्रु के सम्मुख से प्रहार करते, किंतु तुर्कों की सेना में उपयुक्त 3 भागों के अतिरिक्त अग्रगामी तो अन्य वाहिनियां भी होती थी। सुरक्षित तथा रिजर्व को पीछे तैयार रखा जाता। जब हमारी सेनाएं थक कर चूर हो जाती, तब सुल्तान उससे युद्ध में झोंक देता। इसके भी उदाहरण उपलब्ध हैं कि तुर्क लोग उन तालाबों, नदियों को दूषित कर देते थे जिनसे हमारे सैनिकों को पानी मिलता था। कभी कभी वे पानी के स्रोत के मार्ग ही बदल देते थे। शत्रु की रसद के मार्ग को काटकर उसे भूखों मरने के उद्देश्य से आसपास के प्रदेशों को नष्ट कर देते, किंतु किसी भारतीय नरेश ने कभी भी इस प्रकार की नीति नहीं अपनाई। हमारे राजाओं ने अनेक महत्वपूर्ण गलतियां की, जैसे पंजाब के जयपाल, उत्तरी भारत के अन्य राजाओं ने भी इसी प्रकार की गलतियां की अपमान को सहन न कर सकने के कारण चिता में भस्म कर दिया, किंतु शत्रु से लड़ने के लिए नए ढंग से तैयारी नहीं करते थे। युद्ध में बाणों का प्रयोग होता था, उसे हाथियों से भी हमारी सेनाओं की लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई। सैनिकों का मुख्य हथियार तलवार था, जबकि तुर्की लोग तीर कमान से युद्ध करते। मंद गति पर्वताकार हाथियों से भी तुर्कों की तेज गति और अश्वारोही सेना से अधिक श्रेष्ठ थी। उपरोक्त कारणों पर चर्चा करने से स्पष्ट हो गया कि भारतीयों की पराजय का कोई एक कारण नहीं था, अपितु तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसे कारण मौजूद थे जिनके कारण तुर्कों के सामने भारतीय सेनाओं की पराजय हुई। धन्यवाद विद्यार्थियों।